वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे ओयो की, बाइजू के नए कंट्रोवर्सी की और साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किए हुए नए रूल्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट आप उन रूल्स के बारे में जरूर पढ़िएगा, वरना आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे बॉश की, एफपीआई की भी बात करेंगे, बिग बास्केट के आने वाले आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज है ओयो की। ओयो ने Q4 FY25 में 2100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया है, जो 60% का ग्रोथ दिखाता है। हालांकि G6 हॉस्पिटैलिटी के इंटीग्रेशन से 275 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला, लेकिन बिना G6 के भी 1886 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रहा, जो 42% का ग्रोथ दिखाता है। वहीं अगर मैं आपको FY26 का बताऊं तो FY26 के लिए 1100 करोड़ रुपीस का पैट और 2000 करोड़ रुपीस का इबिड्डा का एस्टिमेशन है ओयो का। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इतना ग्रोथ ओयो ला सकता है, क्योंकि ओयो तैयारी कर रहा है आईपीओ की। तो मर्चेंट बैंकर्स कभी कभी मार्केटिंग करते हैं ताकि किसी भी कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन पे लिस्ट करवाया जा सके। तो अभी ये हमें बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा और मैं न्यूज ऐसे ही लाते रहूंगा। बट एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आखिर ये G6 हॉस्पिटैलिटी करती क्या है। देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर देते हैं, क्योंकि अगर आप हमें डेली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ओयो क्या है, इनोवेट क्या है, G6 हॉस्पिटैलिटी क्या है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अगली बिजनेस न्यूज है बॉश की। बॉश लिमिटेड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2022 से 2023 के ईयर के लिए 20.16 करोड़ रुपीस का नोटिस भेजा है, जिसमें 18.36 करोड़ रुपीस टैक्स और 1.80 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट शामिल है। कंपनी ने कहा है कि वो अपील फाइल करेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में उनको चीजें सही नहीं लग रही हैं और पेनाल्टी का कोई अमाउंट भी डिसाइड नहीं हुआ है फिलहाल। वैसे इनकम टैक्स का कमाल का बिजनेस है ना, मतलब कि टैक्स की चोरी या फिर टैक्स में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है वो 2 साल 3 साल पहले हुआ है और नोटिस भेजेंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद। और साथ ही साथ अगर अमाउंट छोटा सा होगा तो उसमें इंटरेस्ट ढेर सारा लगा करके कंपनी इससे पैसा खींचेंगे। अगली न्यूज है बजाज की। बजाज ने गुड़ी पाड़वा के वीकेंड पर 26,938 गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल्स की, जिसमें 19,017 मोटरसाइकिल्स थी और 6,570 इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर शामिल थे इसमें। अब ये सेल पिछले साल से लगभग डबल है, तो चेतक 35 सीरीज की डिमांड और महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क्स ने इस ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट किया है और ये कमाल की चीज है। ऐसा लगता है कि बजाज के मॉडल्स इस साल काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। लेट्स सी क्या होता है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है बजाज का तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली न्यूज है बिग बास्केट की। बिग बास्केट के प्रमोटर के गणेश ने यह कहा है कि उनको ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं था कि कंज्यूमर्स इतनी तेजी से क्विक कॉमर्स को एडॉप्ट कर लेंगे। अगर उन्हें इस चीज का आइडिया होता तो वो क्विक कॉमर्स गेम में और तेजी से पहले ही आगे होते। बट अभी कंपनी को ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट जैसे राइवल से कॉम्पीट करना पड़ रहा है और थोड़ा कंपटीशन टफ भी है। लेकिन बिग बास्केट के प्रमोटर के गणेश ने कुछ अच्छी चीजें भी बताई बिग बास्केट के बारे में, जैसे कि उन्होंने बताया कि इनका फार्म टू फॉक मॉडल, जिसमें 60,000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं और 40% सेल्स प्राइवेट लेबल से होती है, उससे बिग बास्केट को कॉस्ट और क्वालिटी में बहुत बड़ा एज मिलता है और ये बात सच भी है। फिलहाल मैं अगर कंपनी के बारे में बताऊं तो बिग बास्केट का 80% रेवेन्यू क्विक कॉमर्स से आता है और वो 2025 में फूड और मेडिसिन डिलीवरी भी चालू करने वाले हैं। लेकिन एक चीज आपको नहीं पता होगी, वो मैं बता दूं कि ये मेडिसिन में इतनी इजीली कैसे आ रहे हैं। बेसिकली टाटा डिजिटल ने 2022 में बिग बास्केट में $200 मिलियन इन्वेस्ट किया था। तो बिग बास्केट के पास टाटा का सपोर्ट भी और एक ब्रांड वैल्यू भी है टाटा का। और आपको पता होगा टाटा आईपीएल लॉन्च कर रहा है, टाटा के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट से टक्कर लेना बहुत मुश्किल होगा बिग बास्केट के लिए, क्योंकि इनकी ऐप इतनी बकवास है। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप ऑफेंड मत होना अगर आपको उनकी ऐप पसंद है तो। मेरे को ब्लिंकिट का ऐप ज्यादा पसंद है। हालांकि बिग बास्केट का आईपीओ अगले 18 से 24 महीनों में आ सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। 2025 में एफपीआईज ने अब तक 1.16 लाख
करोड़ रुपीस के शेयर्स बेच दिए हैं। लेकिन मार्च के लास्ट वीक में 31,000 करोड़ रुपए की बाइंग देखी गई, जिससे निफ्टी 6% तक ऊपर चला गया। और अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा रिकवरी की जरूरत है, क्योंकि कहां पे 1.16 लाख करोड़ और कहां पे 31,000 करोड़। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जनवरी और फरवरी में बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग देखी गई, उसके बाद मार्च में थोड़ी सी बाइंग आई, लेकिन खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। इसमें जो मेन रोल है वो है दो चीजों का। पहला तो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके नए नए टेरिफ रूल्स आते जा रहे हैं, ग्लोबल टेंशन बढ़ता जा रहा है, साथ ही मार्केट सेंटीमेंट फ्रेजाइल बना हुआ है। तो अगर इंडिया में एफपीआईज की बाइंग बढ़ानी है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि रुपीस को स्टेबल किया जाए। अब होता क्या है कि जब फ्लक्चुएशंस होते हैं रुपी में डॉलर के कंपैरिजन में, कभी 70 रुपए चला गया, कभी 80, कभी 90, कभी 93 चला जा रहा है, तो उससे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कंट्री से पैसे निकाल देते हैं। और इसका रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये आज का ही क्वेश्चन है, कल मैं इसका आंसर भी दूंगा। वैसे तो मैंने इसका आंसर पहले वीडियोस में दिया हुआ है, देखते हैं आप लोगों को कितनी चीजें याद रहती हैं, वो लेसन्स आपको याद है या नहीं है। अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, लेकिन उसके पहले आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिए, ताकि मैं और ज्यादा बिजनेस न्यूज आप लोगों के लिए लाता रहूं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मैं भी कभी कभी हताश हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, बट जब चैनल ग्रो करता है, लाइक्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो एक खुशी मिलती है दिल को और एक नई मोटिवेशन जगती है। फिर बिजनेस न्यूज शूट करने में बहुत मजा आता है। अगली बिजनेस न्यूज है फाइनेंशियल ईयर में होने वाले चेंजेस की जो नए रूल्स आए हैं, वो आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला रूल है नया टैक्स रिजीम, जो आपको पता होगा 12 लाख वाला। तो नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अब 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। यानी कि अगर 12,75,000 की सैलरी है तो भी टैक्स जीरो ही होगा, और ये न्यू रिजीम में है। और दूसरा रूल ये है कि पैन आधार कार्ड का लिंक करना कंपलसरी हो गया है, यानी कि अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं होगा तो आपको डिविडेंड रिसीव नहीं होगा और हायर टीडीएस कटेगा। उसके साथ साथ फॉर्म 26 AS में क्रेडिट भी नहीं दिखाई देगा। तो इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2025 की थी। तो अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है तो प्लीज आप उसको लिंक कर लीजिए। अगला पॉइंट है टीसीएस से रिलेटेड। यहाँ पे टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अब से फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन रेमिटेंस या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पर टीसीएस तब लगेगा जब ईयरली टोटल 10 लाख से ज्यादा हो। पहले ये लिमिट सिर्फ 7 लाख की थी और गवर्नमेंट ने 3 लाख की लिमिट बढ़ा दी है। मतलब कि अगर आप 12 लाख का फॉरेन ट्रिप बुक करते हैं तो 2 लाख पर टीसीएस कटेगा। अगला रूल जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है जिससे आप अफेक्ट हो सकते हो, वो ये है कि अगर आपका मोबाइल नंबर यूपीआई में रजिस्टर्ड है लेकिन काफी समय से यूज नहीं किया गया है तो एनपीसीआई उस नंबर को डीएक्टिवेट कर देगा। अब अगर आप इससे बचना चाहते हो तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपना कोई भी यूपीआई ऐप ओपन करो और एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कर दो, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए। वैसे तो अगर आपके पास यूपीआई है तो फिर आप लोग तो यूज करते ही होंगे। अब जो 5वां रूल है वो है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड से रिलेटेड। एसबीआई सिंपली क्लिक, एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम और एक्सिस विस्तारा कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव आएगा। ये एयर इंडिया विस्तारा मर्जर की वजह से हो रहा है और अब फ्लाइट बुकिंग्स, पार्टनर्स और कैशबैक रेट्स इंपैक्ट हो जाएंगे इससे। अगली चीज है जिसपे आपको ध्यान देनी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। पुराना पेंशन सिस्टम रिप्लेस करके एक न्यू स्कीम लॉन्च हो रही है जिसमें 25 साल से ज्यादा सर्विस वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनके पिछले 12 महीने के एवरेज बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा। अगला रूल है जीएसटी से रिलेटेड और अब जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। साथ ही ई वे बिल सिर्फ 180 दिन से कम पुराने डॉक्यूमेंट से ही जनरेट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी रूल्स काफी टाइट कर दिए हैं। अगला चेंज है होटल से, होटल रूम्स के जीएसटी और इन सब से रिलेटेड। यानी कि अब जो जीएसटी है वो 18% लगेगा फॉर 7,500 से ज्यादा का रूम्स अगर आप लेते हो तो। यानी कि अगर मैं आपको और अच्छे समझाऊं तो अगर आप कोई भी महंगा होटल या रेस्टोरेंट बिल लेते हो, रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आपको अब 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन
लेकिन बिजनेस यूजर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो यार 18% जीएसटी तो ज्यादा ही है, बट कोई बात नहीं, अब गवर्नमेंट जो भी कर रही है क्या कर सकते हैं उसमें। 9वां जो है वो है पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक्स। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप आपको समझ में आएगा। पॉजिटिव पे एक फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम है बेसिकली, जो इसका नाम दिया गया है। अब इसमें आपको चेक इशू करने के लिए पहले उसका डिटेल, जैसे कि चेक नंबर, अमाउंट, बेनिफिशियरी, ये सब बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करवाना होगा। और ये रूल अब 50,000 के ऊपर के चेक्स के लिए मैंडेटरी हो गया है। अगला रूल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और डीमेट अकाउंट से रिलेटेड। म्यूचुअल फंड या फिर डीमेट अकाउंट में नॉमिनी डिटेल्स रीवेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और अगर आपने नॉमिनी अपडेट नहीं किया है तो अकाउंट टेम्पोरली फ्रीज भी हो सकता है। अगला बदलाव है होम लोन लिमिट से रिलेटेड। अब होम लोन की लिमिट बढ़ गई है, और प्रियोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग के अंदर अगर मेट्रो सिटीज की बात करें तो वहां पे 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मिड टायर टाउन्स में 45 लाख रुपीस तक का लोन, और छोटी सिटीज में 35 लाख तक का लोन अब आराम से आप एलिजिबल हो सकते हो और ले सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बैंक होम लोन्स बेचते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदे की बात है। अब लोग इजिली ज्यादा लोन ले सकते हैं। ज्यादा अमाउंट का लोन लेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। अगला और आखिरी बदलाव है बैंक्स के मिनिमम बैलेंस से रिलेटेड, और ये रूल्स स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक जैसे मेजर बैंक्स अब रिवाइज्ड मिनिमम बैलेंस रूल ला रहे हैं। अब अप्रैल के बाद से अगर आपका बैलेंस कम होगा तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अगली न्यूज है बायजू से रिलेटेड, और एक नई कंट्रोवर्सी निकल के आ गई है। बायजू के रविंद्रन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वी विल राइज अगेन, वी विल कम बैक। तो लोगों ने बहुत ही गुस्से में और मजाक भरे रिएक्शंस दिए, लोगों ने गालियां दी, लोगों ने बोला कि आपने स्टूडेंट्स को फंसाया है, पेरेंट्स के ट्रस्ट को तोड़ा है, आपने ईएमआई और लोन स्कीम्स दी कि आप लोन लो, हमारा कोर्स खरीदो, और आपके कोर्स भी बहुत ज्यादा महंगे होते थे। तो कुछ लोगों ने तो यहां तक ये भी कह दिया कि आपको जेल जाना चाहिए। मैं तो आपको वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पे देखोगे तो लोगों ने भर भर के गालियां दी हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बायजूस पर 1.2 बिलियन रुपीस का लोन डिफॉल्ट, सैलरी डिले और ले ऑफ्स के कारण कंपनी की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और ये सारे बहुत ही गंदे गंदे काम किए हैं बायजू ने, बिल्कुल सही नहीं है। बायजू को शायद अब अगर बायजू आए भी तो बायजू स्टैंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स वाला ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, अन अकेडमी है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बायजू बाय बाय, टेक केयर, आप वापस कभी मत आना। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई लंबा डाउट है तो आप हमें ट्विटर पे पूछ सकते हो डायरेक्ट मैसेज में। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ट्विटर का, आप हमें वहां फॉलो भी कर सकते हो। और अब लेता हूं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।